हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 11 जीव और समष्टियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा है जो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर का है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि वनस्पति समूह को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो पारिस्थितिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, वनस्पति समूह को प्रभावित करने वाले दो पारिस्थितिक कारक निम्न हैं। नंबर 1 है जलवायु संबंधी, दूसरा है स्थलकृत कृतिक कारक। तो देखिए जलवायु संबंधी कारक, इसके अंतर्गत प्रकाश, तापमान, जल, वर्षा, वायुमंडलीय गैस, वायुमंडलीय आर्द्रता आदि का वनस्पति समूहों पर प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है स्थलाकृतिक कारक। तो देखिए स्थलाकृतिक कारक में क्या होता है, इसके अंतर्गत समुद्र की सतह से ऊंचाई, समुद्र की सतह से ऊंचाई, कितना गहरा समुद्र है, पर्वतों तथा घाटियों की दिशा, ढलान की प्रवणता आदि कारक आते हैं जो जलवायवीय कारकों के साथ कार्य करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 2, मृदा परिच्छेदिका पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर देखिए हमारा हेडिंग है मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल। तो देखिए मृदा के बनने व विकास होने में अनेक क्रियाओं के फलस्वरूप मृदा स्तर बन जाती है। मिट्टी बनने में बहुत सी क्रियाएं होती है, इसके बाद मिट्टी बनती है। मृदा के इन स्तरों के अनुक्रम रचनात्मक व स्थलीय लक्षणों तथा स्वभाव को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। देखिए मृदा के इसी स्तर के अनुक्रम को, रचनात्मक व स्थानीय लक्षणों को तथा क्या कहते हैं इसे, इसके स्वभाव को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका की प्रकृति जलवायु एवं क्षेत्र की वनस्पति पर निर्भर करती है। अधिकतर मृदा की खड़ी काट का अध्ययन करने पर इनमें 3 से 4 स्तर एवं अनेक उपस्तर पाए जाते हैं। समान रूप से इसमें निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 देखिए कौन सा, नंबर 1 हमारा क्या है, देखिए संस स्तर ओ। यह सबसे ऊपरी स्तर है जो कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। इसमें पूर्ण अपघटित, अनअपघटित, अर्ध अपघटित तथा नए कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। यह निम्न दो प्रकार का होता है। जो संस स्तर ओ होता है ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 ओ एन या ए डबल ओ उप स्तर। तो देखिए यह सबसे ऊपरी उप स्तर है जो हाल ही में गिरी पत्तियों, पुष्पों, फलों, शाखाओं तथा मृदा जीवों के उत्सर्जी पदार्थ युक्त होता है और मुख्यतः अनअपघटित होता है। देखिए जो O1 या ए डबल ओ उप स्तर है ये कहाँ पर होता है, ये सबसे ऊपर स्तर होता है जहाँ पे पत्तियां गिरती हैं, फूल गिरते हैं और सभी मृत जीव पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े मृत होते हैं उनसे युक्त होता है, जहाँ पे सभी जीव के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि मलमूत्र। अब देखिए दूसरा हमारा अगला क्या है, O2 या AO उपस्तर। तो देखिए इसमें क्या है, इस उपस्तर में कार्बनिक पदार्थ अपघटन के विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है हमारा, संस्तर ए। ऊपरी सतह से मिला यह स्तर खनिज पदार्थों से भरपूर होता है। इसमें ह्यूमन की प्रचुर मात्रा मिलती है। यह मुख्य रूप से बलुई मृदा का बना होता है। इसमें उपस्थित घुलनशील लवण, लोहा आदि घुलकर नीचे की तरफ जाते रहते हैं। इसी कारण इस स्तर को अवक्षालन क्षेत्र कहते हैं। अधिकांश पौधों की जड़ें इसी स्तर में होती हैं। अगला देखिए तीसरा नंबर, संस्तर बी। इसमें निक्षालन के कारण चिकनी मिट्टी, लोहा, एल्यूमीनियम आदि के ऑक्साइड एकत्रित होते हैं। इसको संपोट क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र गहरे रंग का होता है। संस स्तर ओ, ए तथा बी को मिलाकर ऊपरी मृदी कहते हैं। संस स्तर ए तथा बी खनिज मृदा अथवा सोलम बनाते हैं। अब देखिए चौथा नंबर, संस स्तर सी। यह भी खनिज पदार्थ का स्तर है। इसमें चट्टानें तथा अपूर्ण रूप से अपक्षयीय चट्टानें मिलती हैं। इस स्तर को अवमृदा भी कहते हैं। देखिए जो संस्तर सी है, संस स्तर सी में क्या होते हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। जो चट्टानों से बनी हुई मृदा होती है ये पाई जाती हैं। अब देखिए पांचवा, संस स्तर आर। यह परिच्छेदिका का सबसे निचला स्तर है। इसमें अनपक्षीण जनक चट्टानें होती हैं।
अनपक्षीय मतलब जो चट्टानें बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जनक चट्टानें जिनसे छोटी छोटी चट्टानें मिलकर बने हुए हैं, वो चट्टानें जनक चट्टानें कहलाती हैं, जिनसे टूटकर बनी हुई हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए, कीस्टोन जातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या फिर कीस्टोन प्रजातियां पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, कीस्टोन प्रजातियां, जो कीस्टोन जातियां हमारा हेडिंग है। तो देखिए, प्रत्येक समुदाय में यद्यपि विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु समुदाय की सभी जातियां समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। एक या अधिक जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक संख्या में, अधिक सुस्पष्टता तथा अधिक क्षेत्र में फैली होती हैं। ये जातियां तेजी से वृद्धि करती हैं तथा समुदाय की अन्य जातियों की वृद्धि व संख्या पर नियंत्रण भी करती हैं। देखिए, कीस्टोन जातियां क्या है, प्रत्येक समुदाय में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। हर एक समाज में देखिए, कीड़े मकोड़े में भी, मनुष्य में भी बहुत सी जातियां पाई जाती हैं, परंतु समुदाय की जो सभी जातियां हैं एक समान महत्वपूर्ण नहीं होती, सभी महत्वपूर्ण नहीं होते। सभी कीड़े मकोड़े जो होते हैं महत्वपूर्ण नहीं होते, सभी मिट्टी जो होती है महत्वपूर्ण नहीं होती। एक या अधिक जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक संख्या में, अधिक सुस्पष्टता, अधिक क्षेत्र में फैली होती है। देखिए, कोई जाति होती है वो बहुत अधिक होती है, कोई जाति बहुत कम होती है, कोई जात की संख्या अधिक होती है, कोई जात अधिक क्षेत्र में फैला होता है, कोई जात बहुत कम क्षेत्र में फैला होता है। तो ये जातियां तेजी से जो वृद्धि करती हैं, जो जातियां अधिक फैली हुई होती हैं, तथा समुदाय की अन्य जातियों की वृद्धि व संख्या का नियंत्रण करती हैं। ये बढ़ेंगी तो और सब जातियां इनकी अपेक्षा कम होंगी। आगे देखिए, इस प्रकार ये समुदाय की प्रमुख जाति और जातियां कहलाती हैं। अनेक बार यही जातियां कीस्टोन जातियां कहलाती हैं, क्योंकि ये संख्या में अधिक होने के अतिरिक्त पर्यावरण को प्रमुखता में बदलने में सक्षम होती हैं। इसी कारण से समुदाय का नाम भी इसी प्रमुख जाति और जातियों के नाम पर पड़ जाता है, जैसे चीड़ वन, देवदार वन, चीड़ देवदार वन आदि। देखिए, ये वन अपने क्षेत्र में फैले हुए हैं। हमने जात का उदाहरण आपको दिया ताकि आप समझ जाएं। अब आगे देखिए, उपयुक्त से स्पष्ट है कि कीस्टोन जातियां या जातियों पादप समुदाय की संरचना में ही महत्वपूर्ण भाग नहीं, वरन या उसके पर्यावरण को भी पूर्णतया प्रभावित रखती हैं। ये वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं, जहाँ तक ये अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके अपना एक सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र ही बना लेती हैं, जो बृहद जलवायु क्षेत्र से अत्यधिक भिन्न भी हो सकता है। एक स्वच्छ धूप वाले दिन किसी घने वृक्ष के नीचे तथा खुले क्षेत्र की जलवायु अर्थात तापमान, अपेक्षित आर्द्रता, प्रकाश तीव्रता आदि में तुलना की जा सकती है। आगे देखिए, कीस्टोन जातियां मृदा की संरचना, मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर, ह्यूमस आदि को भी परिवर्तित तथा प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। अनेक बार मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव भी कीस्टोन जातियों के उदाहरण होते हैं। ऐसे में वे मृदा के पर्यावरण के साथ साथ मृदा के बाहर पर्यावरण को बदलने में भी पूर्ण प्रभाव रखती हैं। ये जातियां भूजैवीय रासायनिक चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके ह्यूमस बढ़ाना, मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, जल की उपयोगी व फिर प्राप्य जल के रूप में मृदा में स्थित रखना आदि अनेकानेक प्रभाव दिखाती हैं। ये प्रभाव मृदा की जातियों को बसने, उन्हें भली-भांति वृद्धि करने आदि के लिए प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि इन्हीं प्रक्रियाओं में उनके पूर्ण सहयोग करता है। आगे देखिए, कीस्टोन जातियों कीस्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की बनावट तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को प्रभावित तथा परिवर्तित करने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। इनके प्रतिकूल प्रभाव वहाँ के भौतिक पर्यावरण में शीघ्र ही दिखाई देने लगते हैं, जो वहाँ के समुदाय पर बाहरी समुदाय के आक्रमण के रूप में परिलक्षित होते हैं। ऐसे ही परिवर्तनों से किसी स्थान पर विशेष अनुक्रमण संपन्न होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए, परभक्षी की परिभाषा लिखिए। परभक्षी तथा शिकार के बीच अंतःक्रिया का वर्णन कीजिए तथा या फिर देखिए परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर देखिए, परभक्षी शिकार तथा भक्ष्य शिकार। तो देखिए, परभक्षी का मतलब होता है शिकारी और भक्ष्य का मतलब होता है शिकार। तो देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के आपसी संबंध, चक्रण आदि पर ही उस पारितंत्र के संतुलन का अस्तित्व होता है। जैविक घटकों के आपसी संबंध ऊर्जा तथा पोषक पदार्थों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं।
जैवीय घटकों में 3 प्रकार के जीव प्रमुख हैं: उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन। उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों के तथा शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। देखिए आगे, इनमें भी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होते हैं और अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी जंतु अगली श्रेणी के उपभोक्ता के लिए खाद्य पदार्थों को अपने अंदर संचित करते हैं, चूंकि ये जीव प्रायः जंतु ही होते हैं। अतः द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को तो इनके जैसी किसी न किसी प्रकार पकड़कर अथवा शिकारी करके ही अपना खाद्य बनाना होगा। स्पष्ट है कि यह मांसाहारी जो अपने शिकार का भक्ष्य को मार कर अपना भोजन बनाता है, शिकारी या परभक्षी कहलाता है। अब आगे देखिए, परभक्षी तथा भक्ष्य के मध्य अंतर संबंध। तो देखिए, पारितंत्र में परभक्षी तथा भक्ष्य के संबंध निश्चित होते हैं तथा यह परस्पर दोनों की जनन शक्ति, भक्षण बारंबारता, दोनों के आकार, परिणाम तथा रुचियों पर निर्भर करते हैं। परभक्षी एकाहारी, अल्पभक्षी अथवा विविध भक्षी हो सकते हैं। कुछ भी हो, परभक्षी भक्ष्य की जनसंख्या के क्रम को खाकर कम करने में अनायास प्रयास करता रहता है। उदाहरण के लिए, सर्पों की उपस्थिति में चूहों की संख्या बहुत कम हो जाती है। देखिए, सांप जो होता है चूहों को खा लेता है, जिससे जो सांप है क्या है, शिकारी है, और जो चूहा है भक्ष्य हो गया, तो इससे क्या होता है, चूहों की संख्या कम होती है। तो जो परभक्षी है, ये भक्षी की संख्या को खाकर कम करता रहता है। आगे देखिए, इसी प्रकार एक घास के मैदान के पारितंत्र में मेढकों की संख्या सर्पों द्वारा नियंत्रित रहती है। यहाँ भी विशिष्ट है कि एक पारितंत्र में भक्ष्य तथा परभक्षी की संख्या संतुलित रहती है। यह संतुलन भक्ष्य को कितने प्रकार के परभक्षी अपना शिकार बनाते हैं तथा कितने अंतराल के बाद कोई परभक्षी मध्य का शिकार करता है, इन दोनों बातों के अतिरिक्त समान परिस्थितियों में भक्ष्य उस पारितंत्र में अपनी जनसंख्या को कितनी शीघ्रता से बढ़ा रहा है पर निर्भर करता है। देखिए, कोई भक्षी है तो उस पर परभक्षी किस प्रकार से शिकार कर रहा है, कितने परभक्षी कितने दिन में शिकार कर रहे हैं, और भक्षी की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही, सभी बातों पर निर्भर करता है। आगे देखिए, एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो सकती है कि किसी जीव समुदाय में एक एकाहारी परभक्षी अर्थात एक ही भक्ष्य पर निर्भर परभक्षी के लिए भक्ष्य काफी संख्या में उपलब्ध है। परभक्षी एक के बाद एक अपने भक्ष्यों का भरण करता जाता है। भक्ष्यों की संख्या अस्पष्टता कम होती जाती है। अब परभक्षी भूखे मरेंगे, क्योंकि और कुछ वे खाएंगे ही नहीं। कुछ अपने भक्ष्य की खोज में अपने जीव समुदायों को ही छोड़ जाएंगे। इधर पर भक्षियों की संख्या कम हुई तो भक्षियों की संख्या वृद्धि प्रोत्साहित होगी। आगे देखिए, इसी में इनकी संख्या बढ़ने से परभक्षियों की संख्या वृद्धि का वातावरण तैयार करेगा। इस प्रकार भक्ष्य व परभक्षियों की संख्या घनत्व निश्चित रह सकता है। यहाँ यह आवश्यक रूप से निहित है कि प्रायः परभक्षी उच्चतम परभक्षी को छोड़कर भी तो किसी अन्य का भक्ष्य है, मतलब किसी और को खा सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए स्पर्धा प्रतिस्पर्धा पर। तो देखिए, हमारा है स्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा। तो देखिए, जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संग्रह और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा, तो वह निश्चित था कि जीव विकास में आंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज लवण, संभोग साथी आदि अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। जब यह स्पर्धा एक ही जात के सदस्यों के बीच होती है, तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। अंतरजातीय स्पर्धा देखिए क्या है कि जब जीवों के जीवों के बीच स्थान यानी जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका भोजन, जलवायु, खनिज लवण, संभोग आदि आज संभोग का साथी आज जो होता है संसाधन क्या होता है, एक ही जात के जीवों के बीच में होता है, तो उसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के जीवों के बीच होती है तो उसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। विभिन्न जातियों के जीवों के बीच होती है तो उसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। इस प्रकार स्पर्धा निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है।
नंबर 1 देखिए अंतराजातीय स्पर्धा और फिर अंतर्जातीय स्पर्धा। तो देखिए अंतराजातीय स्पर्धा क्या है? इस प्रकार की स्पर्धा इस प्रकार की स्पर्धा भिन्न-भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच एक ही प्रकार के संसाधन का उपयोग करने से उपलब्ध होती है या उत्पन्न होती है। उदाहरण देखिए, जंतुओं में परभक्षी भक्ष्य के संबंध में विभिन्न परभक्षी जंतु अपने भक्ष्य को पाने के लिए स्पर्धा करते हैं। पौधों में विभिन्न प्रजातियां प्रकाश, पोषण पदार्थ, वास स्थानों के लिए अपना आवास आपस में स्पर्धा करती रहती हैं। अब देखिए अंतर स्पर्धा क्या है? देखिए इस प्रकार की स्पर्धा एक ही जात के सदस्यों के बीच पाई जाती है जिसमें एक ही जात के विभिन्न सदस्य आवास, भोजन, सहवास सदस्य आदि के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं। उदाहरण देखिए फसल का मैदान जहां एक ही जात के पौधों के बीच सीमित संसाधन के कारण इस प्रकार की स्पर्धा पाई जाती है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न 6 क्या है? सहोपकारिता किसे कहते हैं? यानी परस्परता किसे कहते हैं? उदाहरण देकर इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सहोपकारिता क्या है? यह दो भिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है, जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल माइकोराइजी साहचर्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कोकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसी प्रकार लेग्यूम राइजोबियम सह संबंध है। आगे देखिए सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभाने लुभावने उदाहरण पादप प्राणियों में संबंध पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों को परिकिरण के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से है, उसके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में परागकारियों को पराग और मकरंद तथा परिकीड़कों को रसीले और पोषक फल देते हैं, लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया से सहोपकारियों के लिए प्रायः सह विकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और उसके परागकारी जातियां विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए अंजीर के पेड़ों के अनेक जातियों में बर के परागकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। इसका अर्थ है कि कोई दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथी बर की जात से परागित हो सकती है, बर की दूसरी जात से नहीं। मादा बर फल को न केवल अंड निक्षेपण के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों को डिंबकों के पोषण के लिए प्रयोग करती है। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर्न अंजीर पुष्पक्रम को परागित करती हैं। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बर्न डिंबकों को आहार के रूप में देता है। देखिए जो बर्न है ये क्या है? अंजीर जो एक प्रकार का क्या है? पौधा है। तो और जो डिंबक होते हैं, डिंबक जो होते हैं इस पर क्या करते हैं? रहते हैं, इस पर आकर अपना आवास बनाते हैं। तो ये क्या करता है? इसको इससे ये क्या होता है? परागित होता है। और ये जो होता है बर्न जो होता है अंजीर, इससे क्या होता है? अपने जो होते बीज आहार के रूप में खाने को देता है। तो इस प्रकार से ये भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक है परजीविता, दूसरा है सहभोजिता, तीसरा है सहजीवन। तो देखिए पहले देखते हैं परजीविता क्या होता है। ये विषमपोषी जीव हैं जो अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं। परजीवी विकल्प तथा अविकल्पी दो प्रकार के हो सकते हैं। विकल्पी परजीवी मुख्यतः मृत परजीवी होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में ही परजीवी बनते हैं, जैसे अधिकांश कवक या जीवाणु। अविकल्पी परजीवी परपोषी के परभक्षी होते हैं। कुछ आवृतबीजी भी परजीवी स्वभाव को व्यक्त करते हैं, जैसे कुस्कुटा पूर्णतना परजीवी। और फिर है बिस्कम तथा लोरेंथसम। लोरेंथ
और फिर क्या है, आंशिक तथा परजीवी, रेफ्लेसिया और औरोबैकी, पूर्ण जड़ परजीवी सेंटेलस एल्बस, आंशिक जड़ परजीवी हैं। अब देखिए सहभोजिता क्या होता है। यह दो जीवों के बीच परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न हानि होता है न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड और होयल की पीठ पर आवास बनाने वाले बार्नेकल्स को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ और होयल को उनमें से कोई लाभ नहीं होता। पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट साहचर्य में रहते हैं, सहभोजिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ पशु चरते हैं उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उनसे कीट बाहर निकलते हैं। बगुले उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढते और पकड़ने में बगुले के लिए कठिन होता है। देखिए जहाँ पे चरते हैं भैंस वैंस जानवर, वहाँ पे जहाँ पे वो चलते हैं वहाँ पर जब जहाँ पे घास में उनके पैर लगते हैं तो वहाँ से पैर हिलते हैं तो वहाँ से कीट पतंग बाहर निकलते हैं, तो जो बगुले होते हैं उनको खाते हैं। आगे देखिए सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन दंशन स्पर्शक है, जिसमें उनके बीच क्लाउन मछली रहती है। मछलियों को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों को दूर कर देते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन को लाभ होता है, मिलता रहता है, ऐसा नहीं लगती। क्या होता है, जो जो क्लाउन मछली से क्या होता है, एनीमोन को कोई लाभ मिलता हो ऐसा नहीं लगती है। अब देखिए अगला है सहजीवन। यह दो भिन्न यह दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध है, जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ घनिष्ठ परोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल साहचर्य कवक मृदा से अत्यधिक पोषण तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादन कार्बोहाइड्रेट देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के लघुत्तरीय बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।